तो इसमें देखिए, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक फलन हमारा है इंटीजर टू इंटीजर, एक फलन पूर्णांकों से पूर्णांकों के समुच्चय में इस प्रकार परिभाषित है कि fx इजकल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके एकाएकी और आच्छादकता की जांच करनी है हमको। इस फलन के एकाएकी और आच्छादकता की जांच की। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एकाएकी को जांच करेंगे। तो एकाएकी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये देखिए, जो हमारा डोमेन है, डोमेन के दो अवयव x1 x2 लेंगे। तो हमने लिया, माना x1 x2 बिलोंग्स टू z, मतलब दो पूर्णांक x1 x2 है। ठीक है, तो fx1 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो fx1 हो जाएगा आपका x1 स्क्वायर, और fx2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक, अब यदि fx1 बराबर fx2 हो जाए तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, x1 स्क्वायर इजकल टू, तो यहाँ से x1 की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो ये प्लस माइनस x2 आ जाएगा। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस फलन में अगर हम कोई एक नंबर, जैसे मान लीजिए 5 पुट करते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो वैल्यू आएगी इसकी वही -5 रखने पर भी आएगा। कहानी समझ में आया? मतलब क्या हुआ कि यदि x1 बराबर -x2 हुआ, x1 किसके बराबर हुआ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x1 जो है वो x2 के बराबर नहीं है। भाई x1 -x2 के बराबर क्या मतलब हुआ कि अगर x1 का मान अगर आप 5 ले रहे हो तो x2 का मान -5 लेंगे, तो क्या 5 -5 के इक्वल है? नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में x1 जो है वो x2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये फलन क्या होगा। अब आप चाहें तो जांच करके देख लीजिए। अगर हम इस फलन में x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर, और अगर हमने -1 रखा तो 1 रखा तो भी +1 आ गया, -1 रखा तो इसका मतलब हुआ कि भैया 1 और -1 दो ऐसे अवयव हैं डोमेन के जिनका कि केवल एक से संबंध, 1 से संबंध। इसका मतलब ये क्या है, बहुएक है। तो कभी कभी क्वेश्चन को उस तरीके से भी कर लिया जाता है। देखिए, उसको भी हम लिख के दिखा दे रहे हैं। देखिए, अब यहाँ तक लिखने के बाद आप लिख दोगे कि अर्थात f एकाएकी नहीं है। ठीक, दूसरी विधि क्या है, मतलब आपके दिमाग में ये आ गया कि भाई हमको पता है कि दो ऐसी संख्याएं डोमेन की होंगी जिसको कि अगर हम फलन में रख दें तो उसके लिए एक ही मान आएगा, तो आप वो रख करके दिखा दीजिए। जैसे आपने क्या किया, यदि x बराबर +2, तो यदि x बराबर +2 लेते हैं तो f2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 का स्क्वायर मतलब 4, और यदि x का मान हमने -2 ले लिया तब
f माइनस टू की वैल्यू आ गई -2² मतलब 4, अर्थात डोमेन के दो अवयवों टू और -2 का एक ही प्रतिबिंब फोर है, अतः दिया हुआ फलन क्या हो गया? बहुएक है। तो आप उस विधि से भी कर सकते हैं, ऐसे भी करेंगे, दोनों ठीक है। एक एक नंबर का इस तरह का आता है, एक नंबर आपको मिलेगा। अब आते हैं आच्छादक है कि नहीं ये चेक किया गया है ना। तो आच्छादक के लिए तो आप जान ही रहे हो कि क्या करते हैं हम लोग, कल बताए थे ना। ये जैसे हमारा z हो गया और ये भी क्या हो गया, इसका अवयव x है और इसका अवयव y है। x जो है इस फलन के जरिए किससे जुड़ा हुआ है? y से। इस चीज़ को आप शब्दों में लिख दोगे, क्या लिखोगे? माना कोडोमेन z का एक अवयव y है जो डोमेन का के अवयव x का f प्रतिबिंब है। क्या मान लिया आपने कि कोडोमेन का एक अवयव y है जो डोमेन के किसी अवयव x का f प्रतिबिंब है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अरे यार ये फिर पागल, तो उसको बोलो पानी छिड़क करके झाड़ू लगाए, मतलब पहले है, तो बोलो ना कि पानी छिड़क करके झाड़ू लगाए। बंद करो। अतः y इक्वल टू क्या हो जाएगा? fx। तो ये y इक्वल टू हो गया x²। तो यहां से देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ±√y। ठीक। अब आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि क्या, अब आप देख रहे हो कि यहाँ x भी पूर्णांक है और y भी पूर्णांक है। तो आप अपने आप से एक प्रश्न करेंगे कि क्या यहाँ पर हम कोई भी पूर्णांक ले लें तो क्या उसका वर्गमूल निश्चित तौर पर पूर्णांक होगा? देखिए पूर्णांक का वर्गमूल जो है अपरिमेय संख्या भी हो सकती है और पूर्णांक का वर्गमूल जो है काल्पनिक संख्या भी हो सकती है। ठीक है। तो अब आप कोई भी एक ऐसा अवयव अपने से सोच लो जिसको कि यहाँ रखा जाए, कोई भी एक ऐसा पूर्णांक सोच लो जिसको कि y की जगह पर रखा जाए तो x का मान पूर्णांक ना आए ना। तो जैसे अगर 2 ले लें हम लोग, तो अगर हम लोग x की जगह ये y की जगह 2 पुट कर दें तो √2 अपरिमेय संख्या है। तो इससे ऐसे क्लियर हो जाएगा कि भैया कोडोमेन का एक ऐसा अवयव 2 है जो डोमेन के किसी अवयव का प्रतिबिंब, अतः यह आच्छादक नहीं होगा। तो आप यहाँ पर ये लिख देंगे, यदि y इक्वल टू 2 तब x इक्वल टू प्लस माइनस, जो कि क्या है? अपरिमेय संख्या। अर्थात कोडोमेन का एक अवयव √2 ऐसा है जो
डोमेन के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है अतः दिया हुआ फलन क्या है? आच्छादक नहीं है। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? अब देखिए एक और हम लोग लें क्वेश्चन। मान लीजिए हमारे पास एक फलन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर इस प्रकार परिभाषित है कि इस प्रकार परिभाषित है कि f(x) बराबर x + 1/2 यदि x विषम है और x/2 यदि x सम है। इस फलन के एकैकी और आच्छादकता की जांच कीजिए। तो यहां पर फिर देखिए, सबसे पहले एकैकी चेक किया जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि हम लोगों को पता होना चाहिए। आप एक चीज़ जानते हो कि जैसे आपके पास कोई विषम संख्या मान लीजिए 3 है, तो विषम संख्या में जब भी आप 1 जोड़ दोगे सम आ जाएगा, और सम संख्या में 2 से डिवाइड करोगे तब सम संख्या में 2 से डिवाइड करने पर क्या आ सकता है? सम या विषम दोनों में से कोई भी आ सकता है। कहानी समझ में आ रही है? और अगर x, अब यहाँ पर है कि x सम संख्या है, तो सम संख्या में डायरेक्ट आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो भाई सम आ सकता है या विषम आ सकता है। तो इसको आप थोड़ा सा पहले वेन डायग्राम से समझ लीजिए। ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये भी, यहाँ मान लीजिए हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हैं। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर। ठीक, अब 1 क्या है? विषम संख्या है, तो जब हम यहाँ 1 रखेंगे तो 1 + 1 क्या हुआ? 2, और 2 में 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो ये 1 का किससे संबंध हो गया? ध्यान से देखिएगा। अब 2 सम है, यहाँ रखेंगे तो 2/2 1 आ गया। फिर आपने x की जगह 3 रख दिया, 3 + 1/2 4/2 2, और फिर जब आपने 4 लिया तो 4 हो गया क्या? यहाँ पर सम हो गया। यहाँ पुट करेंगे तो 4/2, क्या समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज़ तो पहले ही क्लियर हो गया कि एकैकी नहीं है। तो एकैकी नहीं है वो दिखाने के लिए आप क्या करो, यदि x बराबर 1 लिए तो f1 का मान देखिए कितना आ जाएगा? 1 + 1 मतलब 1 आ गया। और यदि x बराबर 2 लेते हैं तो f2 की वैल्यू आ गई 2/2। मतलब आपको बस यही ध्यान रखना है कि अगर x विषम है तो इसको यूज करिए, और जब x सम है तो, क्लियर हो रहा है? तो इन दोनों केस में आपने देखा कि हमारे फलन का मान क्या आ गया। तो आप कहेंगे चूंकि
एक्स के मतलब डोमेन के दो अवयवों 1 और 2 का एक ही प्रतिबिंब वन है, अतः F क्या है? एकैकी नहीं है या बहुएक है, सीधा कह सकते हैं। अब सवाल, यदि x बराबर 1 लिए तो F1 का मान देखिए कितना आ जाएगा, 1 + 1 बाई मतलब 1 आ गया। और यदि x बराबर 2 लेते हैं तो F2 की वैल्यू आ गई 2/2। मतलब आपको बस यही ध्यान रखना है कि अगर x विषम है तो इसको यूज करिए, और जब x सम है तो, क्लियर हो रहा है? तो इन दोनों केस में आपने देखा कि हमारे फलन का मान क्या आ गया। तो आप कहेंगे चूंकि x के मतलब डोमेन के दो अवयवों 1 और 2 का एक ही प्रतिबिंब वन है, अतः F क्या है? एकैकी नहीं है या बहुएक है, सीधा कह सकते हैं। अब सवाल, पहले हम ये मान लेंगे कि माना को डोमेन का एक अवयव y ऐसा है जो डोमेन के किसी अवयव x का F प्रतिबिंब क्लियर है? तो इसमें देखिए आता है fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। अब यहाँ पर देखिए हम ये लेंगे कि यदि x सम, x क्या है? सम। तो यहाँ से आप देखें तब fx की जगह आप क्या रखोगे, x/2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, समझ रहा है? तो अगर हम यहाँ पर y का मान सम रखें या विषम रखें तो ये x जो है हमारा सम या विषम कुछ भी है, ये केवल सम है, सम। तो ये देखिए ये y का है, 2 का गुणन है। तो हम अगर यहाँ पर y का मान सम रखें या विषम रखें, यदि y का मान सम या विषम कुछ भी अगर हम यहाँ रखते हैं, x का मान हमेशा क्या है? कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे को डोमेन के जितने भी सम या विषम संख्याएं है ना, उसमें से जो केवल जितनी को डोमेन की जितनी भी सम या विषम संख्या है वो हमारे डोमेन के सम संख्याओं से संबंधित होंगी। क्या समझिए? देखिए ये जो करना होता है साधक में इसको दिमाग लगा, कुछ तो सिंपल वे में हो जाते हैं, कुछ में थोड़ा सा दिमाग लगाता है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला आपसे कि अगर हम y का मान सम या विषम कुछ भी रखते हैं तो चूंकि ये y 2 का गुणन है इसलिए x को सम ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे को डोमेन के जितने भी सम या विषम संख्याएं हैं वो डोमेन के सम संख्याओं से संबंधित है। क्लियर हो गई कहानी? जो आपको देखिए यहाँ फिगर में देख रहा, देखिए ये जो सम है ये 1 क्या है, यहाँ पर विषम है,
देखो ये 2 से जुड़ा है, यहाँ पर देखिए 2 क्या सम है ना, तो ये देखो 2 देखो 4 से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? आप यहाँ क्या लिखोगे, अतः ओ डोमेन के सभी सम या विषम अनुपूर्णांक डोमेन के सम संख्याओं से संबंधित होंगे। ठीक, अब अगर मान लीजिए हम लोग लेते हैं कि यदि x विषम, हालांकि बात इतनी से पूरी हो गई, तो जितने भी यहाँ पर सम या विषम है सब उधर के सम से जुड़े हुए, तो इसका मतलब हो गया कि इसका कोई अवयव रिक्त रहेगा ही नहीं, बात ऊपरी से पूरी हो गई। लेकिन फिर भी हम लोग x के सम और विषम दोनों मान के लिए पूरा देखा। यदि x विषम है तब क्या होगा, तब आप क्या करोगे, fx = y जब लोगे, fx का मान अब आप क्या रखोगे, x + 1y। यहाँ से जब आप x का मान निकालोगे तो यह आएगा, क्लियर हो रहा है? अब अगर हम यहाँ पर y का मान लीजिए सम लेते हैं, ये मान लीजिए पर विषम 1 लेते हैं, 1 अगर हमने यहाँ पर रखा तो 2 - 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, मतलब हमने y का मान विषम लिया तो y x का मान क्या है, विषम। फिर हमने x का मान 2 लिया तो 2 लिया और में से 1 लिया माइनस लिया। अब ये चीज ध्यान दो, अब ये आपको याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए, देखो y को सम या विषम लोगे तो 2y को हमेशा क्या होगा, अब किसी भी सम संख्या में से 1 अगर आप माइनस करोगे तो विषम नहीं आना ना। तो आप यहाँ लिखोगे if y belongs to natural number x is equal to 2y - 1 belongs to odd unit। मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए 2y - 1 हमेशा क्या होगा, एक विषम पूर्णांक। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे ओ डोमेन के, है ना, जितने भी अवयव हैं वो ऑड इंटीजर से जुड़े हुए, मतलब विषम पूर्णांकों से जुड़े हुए। देखिए बात सही है। देखिए यहाँ वर्ष पहले वाले के अनुसार क्या हुआ कि जितने भी हमारे पूर्णांक थे वो किससे जुड़े थे, सम से, और दूसरा वाला ये बता रहा है कि जितने भी यहाँ पूर्णांक हैं वो विषम से जुड़े हैं। क्लियर हो रहा है? और आप फिगर से भी तो क्लियर देख रहे हो, इसका मतलब ये हो गया, अर्थात वो डोमेन के सभी पूर्णांक डोमेन के सभी पूर्णांक डोमेन के विषम संख्याओं से ही संबंधित है। फलन का परास बराबर क्या हो जाएगा, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब क्या है, अच्छा है।
क्वेश्चन करते समय अगर ये डायग्राम बना करके और उसके बाद लिखने का प्रोसेस किया जाए तो ज़्यादा अच्छी तरह से y बराबर log x का बता दीजिए सभी धनवास्तविक संख्या के लिए y बराबर log x मतलब किसमें परिभाषित किया है सभी धनवास्तविक संख्या के y बराबर log x एक देखिए मतलब रियल नंबर से रियल नंबर या धन से धन अनवास्तविक संख्या ना तो वही हो गया कि अनवास्तविक संख्या से धनवास्तविक संख्या। जो हम लोग लॉस को परिभाषित करते हैं जैसे हम लोग लिखते हैं एक फलन आर प्लस आर इस प्रकार परिभाषित है fx log x बेस ई। ये log x बेस ई जो होता है इसको ln भी लिखते हैं। अगर log का बेस ई अगर है ये जानते हैं तो चरघातांकी श्रेणी तो उसको हम लोग शॉर्ट प्रकार देखोगे ln भी लिखा है। ठीक है तो इसको चेक करना है कि भाई ये एकैकी और आचारक है फलन की एकैकी और आच्छादक का की जांच की। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखा करिए कि लॉग जो फंक्शन है ये कभी भी ऋणात्मक संख्याओं के लिए परिभाषित नहीं है। उसका रीजन क्या होता है हो जाएगा। देखिए लॉग लिखने का तरीका क्या होता है। हमारे पास है 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 फिर लॉग वाले मैथमेटिक्स के बारे में क्यों जरूरत पड़ा मैथमेटिशियन जो बड़े बड़े गणना थे कि 2 पावर 40 का मान निकालिए 3 पावर 1000 का मान निकालिए तो इतनी बड़ी बड़ी गणनाओं को सीधे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके करना बहुत मुश्किल है। तो जो टिपिकल हमारे कैलकुलेशन होते थे डेसिमल वाले या फिर जो है पावर वाले जिनको कि सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करना मतलब एक तरह से मान के चलिए असंभव कहा जाता है उसको सिंपल वे में सॉल्व करने के लिए लघुगणक वाली विधि का खोज किया है ना। तो ये लघुगणक वाली विधि में क्या होता है कि जैसे आपने लिखा 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 तो इसको अगर आप लिखोगे तो देखिए लॉग मेथड में ऐसे लिखा है लॉग 9 बेस यहाँ क्या है इक्वल टू समझ गए। तो अगर मान लीजिए हमको ऐसे लिखते हैं मान लीजिए हमने लिखा log x बेस ई और हम ये चाहते हैं इसका हमको लगा इसका मान क्या आएगा तो हमने मान लिया y आएगा। तो देखो log 9 बेस 3 इक्वल टू 2 है तो अगर हम यहाँ से log हटाएं तो क्या लिखेंगे ये लिखेंगे ना 3 का स्क्वायर इक्वल टू वो रूल अगर यहाँ अप्लाई कर दे तो ये यही ना आएगा e पावर y इक्वल टू x। अब आप ये जानते हो कि e एक धनात्मक संख्या है। इस e का मान जो होता है वो 2 से बड़ा होता है और 3 से अब आप पूरे दिमाग में जोर डाल करके बताओ कि कोई धनात्मक संख्या अगर है तो उसके घात में चाहे आप प्लस रख दीजिए या माइनस रख दीजिए तभी ये माइनस आएगा नहीं ना।
और दूसरी चीज, यहाँ y का मान क्या कोई एक निश्चित संख्या रख सकते हो जिसके लिए कि x का मान 0 आ जाए? कभी नहीं। तो जब आप y का मान माइनस अनंत रखते हैं, कितना रखेंगे? तब जाकर के इसका मान जो है 0 आ जाता है। वो आप माइनस अनंत तो कोई निश्चित संख्या है नहीं, तो हम लोग यहाँ ये कहते हैं कि जब y टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस, तब x टेंड्स टू, उल्टा करिए, उल्टा में आप ये कहोगे कि जब x का मान 0 की ओर अग्रसर हो तो हमारे फलन का मान माइनस अनंत की ओर अग्रसर हो। पहले कहानी याद समझ लीजिए, तो देखो क्वेश्चन कितना आसान है। ये सब क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिक मेथड का होता है। फिर यहाँ पर आप जैसे जैसे यहाँ y का मान बढ़ाते जाओगे, x का मान भी बढ़ेगा। उल्टा आप कह सकते हो कि जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा वैसे वैसे y का मान, अगर कोई संख्या 1 से बड़ी है, कोई संख्या 1 से बड़ी और उसकी घात अगर आप धनात्मक में बढ़ाते जा रहे हैं तो उस संख्या का मान भी धनात्मक में बढ़ता है। और यदि आप यहाँ y का मान माइनस में रखते हो तो ये 1 अपान में आ जाएगा, और 1 अपान में जैसे जैसे घात बढ़ेगी वैसे वैसे इसका मान, तो y का मान -1 रखा, -2 रखा, -3 रखा तो x का मान घटने लगा। और जब y का मान माइनस अनंत कर दिया तो x का मान समझ में। तो इसीलिए जब भी आप देखोगे लॉग को परिभाषित किया जाता है तो दो चीजें यहाँ पर लिखी जाती हैं। जैसे आपने लिखा log x बेस a, इसका मान जैसे आप लिखना चाह रहे हो तो यह y है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कंडीशन कहा जाता है। पहला कंडीशन ये होता है तो यह x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू, दूसरा ये जो बेस देख रहे हो इस बेस का मान 1 नहीं होता, बेस का मान जो है 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 में एक प्रॉब्लम है। आप देखो अगर आप यहाँ 1 रखो तो 1 के घात में कुछ भी रखो तो 1 ही आएगा। इसीलिए लॉग से संबंधित जब डोमेन वगैरह निकालना होता है ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या क्या यहाँ कंडीशन है। जो कंडीशन लेवल वाले जो क्वेश्चन सब बनाते हैं उसमें इसी तरह के कंडीशन दे देगा, बोलेगा इस फलन का डोमेन निकाल। तो ये सब चीजें आपको नहीं पता होंगी तो आपको निकालिए। तो यहाँ पर आप देखें, अब हम इसका तो ग्राफ बना के दिखाते हैं। तो फिर log x बेस e का ग्राफ क्या है? ग्राफ देखिए एकदम क्लियर है। यहाँ पहले ही हो गया कि भैया x का मान आप माइनस में ले नहीं सकते, भैया उधर जाना ही नहीं। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि अगर हम y का मान 1 रखें, y का मान x का मान किसके इक्वल आ जाएगा? e के बराबर। और y का मान अगर 0 रखें तो x का मान 1 आ जाएगा। तो ग्राफ की स्टार्टिंग कहाँ से कराई जाए? ग्राफ की स्टार्टिंग हो जाएगी, तो जब y का मान आपने 0 रखा तो y का मान 0 किस अक्ष पर होता है? x अक्ष पर। तो y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ गया? 1। तो देखिए स्टार्टिंग में आ गया तो लिखा हमने 1। इसके बाद जैसे जैसे y का मान बढ़ाते जा रहे हैं 1 2 3 वैसे वैसे x का मान भी और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो ना, जैसे मान लो आपने x का मान 2 लिया, आपने ये y का मान करेंगे, y का मान जैसे 1 लिया तो x का मान e आ गया, y का मान 2 लेंगे तो e स्क्वायर। तो अगर एग्जाम्पल तो मान लो 2 ही ले लेते तो 2 का स्क्वायर 4, फिर आपने y का मान रख दिया 3, तो x का मान थोड़ा सा बढ़ रहा और y का मान, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ग्राफ जो है y अक्ष की तरफ ज्यादा, मतलब x अक्ष की तरफ उसका झुकाव कम है। ठीक है, मतलब देखिए ऐसे है, मतलब x थोड़ा सा बढ़ रहा है लेकिन y ये, और यही अगर x का मान ज्यादा बढ़ता y
तो ये ऐसे आता है, ये नजदीक से, जैसे अगर आप इसका ग्राफ बनाइए y इक्वल टू log x बेस 10 का, इसका ग्राफ जो है तो इसके नजदीक से जाता है, ऐसे ऐसे करके x का मान ज्यादा बढ़ता है, y का मान कम। गाड़ी समझ में आई? अच्छा, अब क्या होगा, जब आप x का मान इससे कम करोगे, 1 से कम करोगे, 1 से कम करने का मतलब क्या होगा, 10 में आता है, तो 10 में आने पर क्या होगा, तो वही सीधी बात है कि ये तो हमारी संख्या है x इक्वल टू e पावर में, e भैया हमारा क्या है, एक से बड़ी संख्या है, तो इसकी घात में जब तक आप एक से बड़ी संख्या रखो तब तक वो x का मान जो है वो बढ़ेगा ही, लेकिन जैसे ही जो है y का मान माइनस में रखोगे तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में आने का मतलब डेसिमल में आ जाएगा, तो कहने का मतलब है कि x का मान अगर दशमलव में हुआ तो y का मान माइनस होने का मतलब नीचे की तरफ जाएगा, और यहाँ देख लो कि जैसे जैसे x 0 की तरफ जाएगा y माइनस अनंत की तरफ जाएगा, ये ग्राफ आपका ऐसे करके अब ऐसे उठाते जाइए और ये ऐसा लगेगा कि जाके कहाँ मिलने वाला है, माइनस अनंत। तो आपसे पूछा जाए कि भैया इस फलन का मतलब y इक्वल टू log x बेस e का डोमेन क्या है, तो इसका डोमेन हो गया r प्लस धनात्मक वास्तविक संख्या, ठीक, और रेंज क्या हुआ, इसका रेंज हो गया, देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक वही तो जा रहा है, इसका रेंज हो गया माइनस इनफाइनाइट से, तो याद रखिएगा कि लॉग फंक्शन का रेंज माइनस इनफाइनाइट से मतलब सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, और इसका जो डोमेन होता है वो केवल r प्लस पॉजिटिव, ठीक। तो अब आप यहाँ पर देखिए, अब हमने आपको बताया था ना कि चेक करने का तरीका कि भैया हमारा फलन एक ही है कि नहीं, ग्राफ से चेक कर, तो ग्राफ की सहायता से चेक करने का तरीका हमने बताया था कि आप क्या करो, y अक्ष पे कोई भी एक बिंदु देखो और वहां से x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचो, तो कहीं से भी इससे तुम देखो क्या ये ग्राफ को दो जगह काटता है, एक केवल एक, तो एक ही आच्छादक होगा कि नहीं होगा, तो भैया आपने देखा कि इसका रेंज क्या है, पूरा दिया नंबर है, और हमारा यहाँ भी तो कोड में क्या दिया, इसका मतलब आगे समझ में आ गई। तो अगर ये यहाँ पर r प्लस भी अगर ये दिए होते, r प्लस से r प्लस भी दिए होते तो भी ये आच्छादक होता, क्योंकि भैया इसके रेंज में तो ये पूरा आ जा रहा है, इसके अंदर r प्लस तो खुद ही है, तो अगर हम इस डोमेन को छोटा भी कर देंगे तो भी उसके सारे अवयव से संबंधित हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया, एक है कि और आच्छादक दोनों। तो अब इसको लिखा कैसे जाए, तो लिखने का तरीका देखो, ये ध्यान रखो कि जो IIT या जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें कोई भगवा चीजें नहीं आती, बस खाली आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसका गहराई से डीप नॉलेज आपके पास है। आप केवल सोचेंगे कि हम फार्मूला याद करके और क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, फार्मूला याद करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन बोर्ड में भी अगर कोई क्वेश्चन घुमा के दिया तो वहां फंसेंगे, है ना। तो इसीलिए जो है कंपटीशन लेवल वाले बच्चों को यही चेक करते हैं कि भैया बच्चे खाली ऊपर ऊपर ही पढ़ते हैं कि थोड़ा गहराई में भी जाए, इस चीज को बेसिक तरीके से समझते हैं कि नहीं समझते, उसी लेवल का क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप अगर डीप नॉलेज रख रहे हैं तो फिर भैया आपको कोई दिक्कत नहीं, या नहीं रख रहे हैं तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो इसमें आप करोगे क्या कि आपने मान लिया है, माना x1 x2 बिलोंग्स टू, मतलब आपके डोमेन के दो है x1 x2 मान लीजिए,
एफ एक्स वन इक्वल टू क्या होगा, लॉग एक्स वन बेस ई, और एफ एक्स टू क्या होगा, एक्स टू बेस ई। यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हो जाए ये इम्प्लाइज कर देगा लॉग एक्स वन इक्वल टू, और ये इम्प्लाइज कर देगा एक्स वन इक्वल टू। अतः फलन है ठीक है, ठीक। और रेंज के लिए आप बस रेंज वो मतलब कि साधक है कि नहीं, उसके लिए आप जो रेंज इसका याद, तो रेंज आप क्या लिखते हैं, हम जानते हैं लॉग फलन का रेंज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और जो भी हो गया सेट ऑफ रियल नंबर, और यही हो गया डोमेन के इक्वल। अतः यह आच्छादक क्रम क्लियर हो रहा है कहानी सब लोग कोई। तो भाई एक चीज को ध्यान रहे होगा कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो एक सिस्टम से पढ़ाया जा रहा है। पहले आपको सेट पढ़ाया गया, समुच्चय पढ़ाने के बाद उस समुच्चय में अंतराल कैसे लिखा जाता है वो बताया गया था आपको 11वीं क्लास में। समुच्चय के बाद फिर समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल बताया गया, फिर आपको बताया गया संबंध, संबंध के बाद फिर फलन। तो जब आप फलन आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया गया, बहुत सारे फलन के ग्राफ बताए गए, फिर उनका डोमेन और रेंज बता दिया गया। तो भाई जब डोमेन रेंज आपको उसका बता दिया गया, तो अब जब आप जो है फलन के प्रकार पढ़ रहे हैं और उसमें फलन का जो है दिखाना है कि भैया ये कैसे होगा, क्या आच्छादक होगा, तो जब आपको फलन का रेंज अगर पहले से पता है तो आच्छादक होगा कि नहीं होगा तो तुरंत ही पता चल जाएगा। अब यही जैसे हमारा है जेड से जेड में है, fx इक्वल टू 1। अब इसका रेंज कितने लोगों को याद है, कितना, जीरो से लेकर के प्लस इनफाइनाइट। इसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले वही मानना, इसको आप चाहे तो आर बना सकते हैं या आर प्लस बना सकते हैं, इसको आप चाहो तो रियल नंबर का प्लस सेट बना सकते हैं, रियल नंबर कर सकते, इसे कर दीजिए रियल नंबर से रियल। तो अब हमने इसमें क्या किया, माना x1 x2 बिलोंग्स टू, और या तो ये तो सिंपल वे में भी हो सकता है। सिंपल वे में कैसे, चलिए दोनों तरीके बता रहे हैं। ये fx1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड x1, और fx2 इक्वल टू, यदि fx1 इक्वल टू fx2
करिए मॉड x1 इक्वल टू, अगर मॉड x1 इक्वल टू मॉड x2 है तो क्या इससे ये कह सकते हो निश्चित तौर पे कि x1 बराबर x2 ही होगा? ये इम्प्लाइज करता है कि x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। देखिए मॉड x1 इक्वल टू मॉड x2, इसका ये भी एक मतलब समझा है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, मॉड हटा दिए, सेम ही चीज। तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ गया, इसका क्या मतलब हुआ कि यदि x1 बराबर माइनस x2 तब यहां से क्या मिल गया, x1 इज नॉट इक्वल टू, अतः है एक है कि नहीं। और दूसरी विधि क्या यूज कर सकते थे सिंपल वे में, इसमें आपने f1 निकाल लिया, मॉड 1 की वैल्यू f माइनस 1 निकाला, मॉड माइनस 1 की वैल्यू होगी 1। तो देख रहे हो डोमेन के दो अवयवों का एक प्रतिबिंब हो गया। डोमेन के दो अवयवों का एक प्रतिबिंब है, अब f का रेंज क्या होगा, रेंज है हमारा 0 से माइनस प्लस 0 टू प्लस इनफाइनाइट। अब 0 टू प्लस इनफाइनाइट, और जबकि हमारा यहाँ कोड में क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये इज नॉट इक्वल टू कोड में। मतलब f का रेंज जो है वो कोड डोमेन के बराबर आता है, आच्छादन के। अब यही अगर ये r प्लस कर दिया होगा तो r प्लस लिखने से नहीं होगा, ऐसे कर देगा कि r प्लस यूनियन 0, क्योंकि केवल r प्लस लिखने का मतलब होता है केवल धनात्मक ले रहे हैं हम, जीरो नहीं ले रहे, जबकि इसमें जीरो भी है। तो अगर हम r प्लस यूनियन 0 करते थे तो पूरा रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाता है और उसके इसमें वो आच्छादक होता है। अगर वो 0 नहीं मिलेगा तो भी हो जाता है, क्योंकि भैया रेंज से अगर कोडोमेन छोटा हो गया तब तो सब संबंधित है।